आज हम लोग देखते हैं कूलम के नियम का सदिश रूप। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग कूलम का नियम देख चुके हैं। कूलम का नियम हम लोगों का क्या था? कूलम का नियम, अगर ये दो बिंदु आवेश है तो इन दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल का जो परिमाण होता है ये F, ये सीधा समानुपाती होता है किसके? Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। जब हम लोग कूलम का नियम पढ़ रहे थे तो हम लोग कहीं पे भी इस कूलम का नियम में सदिश का इस्तेमाल नहीं किए थे, जबकि सदिश, ये जो बल है ये बल एक सदिश राशि है, और अगर बल सदिश राशि है तो कूलम के नियम के अनुसार इस दोनों बिंदु आवेश के बीच जो बल क्रियाशील होगा वो बल भी एक सदिश राशि होना चाहिए। अर्थात ये इस पे जो बल लगाएगा और ये इस पे जो बल लगाएगा, इन दोनों बल का कुछ ना कुछ दिशा होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इसी पर देखते हैं कूलम के नियम का सदिश रूप। इसके बाद हम लोग स्थिति सदिश निरूपण भी देखेंगे। तो हम लोग मान रहे हैं कि माना Q1 एवं Q2 यहां पर दो बिंदु आवेश है, एक है Q1 और एक है Q2। ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है। अब कूलम के अनुसार ये इस पे बल क्रियाशील करेगा तो ये इस पर बल क्रियाशील करेगा। अगर ये दोनों का परिमाण समान हो तो ये इस पर F बल क्रियाशील करेगा और ये भी इस पर F बल आरोपित करेगा। तो दोनों, ये इस पर F बल लगाएगा और ये इस पर F बल लगाएगा। तो कूलम के नियम से हम लोग क्या कह सकते हैं? कूलम के नियम से, कूलम के नियम से क्रियाशील बल F जो होगा ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये हो गया हम लोगों के पास कूलम का बल। अब हम लोग यहां से क्या देखना चाहते हैं? अब हम लोग इसमें सदिश के रूप में इसे हम लोग निकालना चाहते हैं, इसका हम लोग सदिश रूप देखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक बिंदु, ये दो बिंदु आवेश, ये इस पे बल आरोपित करेगा और ये इस पर बल आरोपित करेगा। मीन्स ये दोनों को हम लोग वेक्टर कहेंगे। तो ये इक्वेशन जो हम लोगों का F के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? तो सदिश रूप में हम लोग इसे लिखेंगे F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R वेक्टर, जहां ये R वेक्टर इसकी दिशा को निरूपित कर रहा है। जहां पे ये R वेक्टर हम लोगों का क्या है? यहाँ पे R कैप यूनिट वेक्टर R कैप इक्वल टू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R। मींस ये हम लोगों का क्या बन जाएगा? ये R कैप जो है, ये R कैप एक यूनिट वेक्टर है और इसका इसे हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? R वेक्टर डिवाइडेड बाय R, मतलब इसी के परिमाण को इसी से डिवाइड कर देना, मतलब इसका परिमाण को हम लोगों को इससे डिवाइड कर देना है। तो इसका जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू कितना दे देगा हम लोगों के पास? ये वैल्यू हम लोगों को 1 दे देगा। तो यहां से हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? यहां से हम लोग कह सकते हैं F वेक्टर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू, इसे हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? R वेक्टर डिवाइडेड बाय R। अब इसे हम लोग किस तरह से आगे कह सकते हैं? तो ये हो गया K R और R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अगर इधर से इधर दूरी बोले या इधर से इधर दूरी बोले तो दोनों ही दूरी हम लोगों का क्या है? R है। सिर्फ हम लोगों के पास यहाँ क्या है? अगर इधर से इधर बात करें और इधर से इधर बात करें तो दोनों ही बल एक दूसरे के क्या है? तो दोनों ही बल एक दूसरे के विपरीत है। मीन्स ये इस पर जो बल क्रियाशील कर रहा है 2 पे लगा रहा है कौन? 1, तो 2 पे 1 लगा रहा है और इस पे 1 पे 2 लगा रहा है। तो ये बल जो होगा F वेक्टर 2 1, ये बराबर होगा लेकिन अपोजिट होगा किसके? F वेक्टर 1 2 के। ठीक है, क्योंकि इनका दिशा दोनों का क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के, ये इधर क्रियाशील है तो ये इधर क्रियाशील है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं K R और R क्यूब इंटू R वेक्टर। तो इसे हम लोग
इस तरह से निरूपित सूचित कर सकते हैं। ये हम लोगों के पास आ गया किसका, तो ये हम लोगों का आ गया कूलम का नियम सदिश रूप में, जहां पे कूलम का नियम में सदिश रूप में हम लोग क्या पा रहे हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। अब देखिए अगर इस दोनों बिंदु आवेश के बीच का जो माध्यम है, ये माध्यम अगर हवा हो, अगर ये माध्यम हवा हो तो इनके बीच क्रियाशील बल F वेक्टर इक्वल टू K की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। तो ये हो गया क्रियाशील बल। अब देखिए इसकी दिशा किधर होगी, तो इस क्रियाशील बल की दिशा, इस क्रियाशील बल की दिशा अलोंग द एक्सिस, मतलब ये जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा के अनुदिश इधर भी और इधर भी होगा। मतलब ये इस पर जो बल आरोपित करेगा उसकी दिशा हम लोग इधर कहेंगे, और ये इस पर जो बल का आरोपित करेगा उसकी दिशा ठीक इसी दोनों को ज्वाइंट करने वाली दिशा के अनुदिश होगा। अब हम लोग यहां से इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब हम लोग स्थिति सदिश निरूपण को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कूलम के नियम का स्थिति सदिश निरूपण। कूलम के नियम का स्थिति सदिश निरूपण, हम लोग मान रहे हैं कि ये कोई अक्ष है और इस अक्ष के O बिंदु से एक बिंदु आवेश Q1, R1 दूरी पर एक बिंदु आवेश Q1 स्थित है और R2 दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश Q2 स्थित है। इन दोनों बिंदु आवेश के बीच का दूरी कितना है, तो इन दोनों बिंदु आवेश के बीच का दूरी भी R है। अब देखिए इस स्थिति में हम लोगों के पास दो दूरी होगा। कैसे, एक दूरी Q1 से Q2 की ओर और दूसरा दूरी Q2 से Q1 की और मीन्स जब हम लोग इसे सदिश के योग में सदिश रूप में देखेंगे तो सदिश रूप में एक दूरी को हम इधर से इधर नाप सकते हैं और दूसरा दूरी को हम इधर से इधर नाप सकते हैं। तो इधर से इधर जब हम लोग नापेंगे तो ये दूरी हम लोगों का कितना मिल जाएगा, ये दूरी हम लोगों को मिल जाएगा R, जो हम लोगों का है ये R 2 से 1 जाएगा तो 2 1, और इधर से जब इधर आएंगे तो ये दूरी हम लोग को मिल जाएगा R वेक्टर 1 से 2 की ओर और ये 2 से 1 की ओर। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये दोनों सेम परिमाण का आवेश हो तो ये भी इस पर बल आरोपित करेगा और ये भी इस पर बल आरोपित करेगा कूलम के नियम से। तो ये इस पर बल आरोपित कर रहा है कितना, F बल आरोपित कर रहा है, ये भी इस पर बल आरोपित कर रहा है F। लेकिन हम लोग यहाँ पर दोनों ही बल को हम लोगों को अलग अलग दिखाना है। तो ये इस पे F बल आरोपित कर रहा है और ये इस पे F बल आरोपित कर रहा है, तो दोनों ही F बल आरोपित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे समझें कि कौन कौन किस पे बल आरोपित कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जनरली लिख सकते हैं बल आरोपित कर रहा है किस पे, 2 पे कर रहा है, और कौन कर रहा है, तो 1 कर रहा है। यहाँ पे बल आरोपित कर रहा है 1 पे कर रहा है, कौन कर रहा है, तो 2 कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखिए, ये इस पर बल आरोपित कर रहा है 2 1 और ये इस पे बल आरोपित कर रहा है 1 2। तो यहां से हम लोग इस दोनों के बारे में हम लोग पहले इस दोनों दूरी को निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि QR1 वेक्टर R12 इक्वल टू, अब देखिए R12 इसी फिगर को हम लोग यहां पर भी ड्रॉ किए हुए हैं सिर्फ सीधा करके। तो एक बार हम लोग इसे इधर से इधर कह रहे हैं और एक बार हम लोग इधर से इधर दूरी को मान रहे हैं। तो जब इधर से इधर दूरी को मान रहे हैं तो ये हो रहा है हम लोग के पास R वेक्टर 1 2, और जब इधर से मान रहे हैं तो ये हो रहा है R वेक्टर 2 1। तो यहाँ पे R12 हम लोग निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक सदिश यहाँ से चला, यहाँ से 2 सदिश चला, एक इस रास्ते से और एक इस रास्ते से, ये दोनों सदिश इस जगह पर दोनों आपस में मिला। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज नियम से, क्या जानते हैं कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू देता है ये वेक्टर। मीन्स यहाँ पे हम लोग के पास जो सदिश का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं कर रहा है। मीन्स इधर से चल रहा था और जा रहा है, अपने ऑर्डर को ये बरकरार रखता है। इस पॉइंट पर जाकर इसका भी इस वेक्टर का भी हेड और इस वेक्टर का भी हेड टकराता है। तो उस स्थिति में ये प्लस ये इक्वल टू ये बन जाता है। तो R यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो यहां से R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक उसी तरह
इस त्रिभुज में ये इधर से गया तो इस पॉइंट पर इसका हेड, और ये इधर से जाकर इस पॉइंट पे इसका हेड, मतलब R1 का हेड भी यहां पे आके टकराएगा और ये घूमकर आकर के भी यहां पे टकराएगा। तो दोनों जब यहां पर टकराएगा तो ये प्लस ये इक्वल टू ये, तो यहां पे लिखेंगे R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। यहां से R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कूलम के नियम से अभी देखे थे कूलम का सदिश रूप में कि ये इस पे कितना बल क्रियाशील करेगा और ये इस पर कितना बल क्रियाशील करेगा। तो सदिश रूप में हम लोग कूलम का नियम में क्या देखे थे, कूलम के नियम से, कूलम का नियम से हम लोग क्या वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर, ये हम लोग अभी पाए थे। तो अब यहां से हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हुए जब इधर से इधर फोर्स हो और इधर से इधर फोर्स हो वो निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम लोग निकालते हैं F वेक्टर, ये इस पे कितना बल आरोपित कर रहा है तो इतना, तो F वेक्टर 2 1 इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहां पे हम लोग के पास क्या है R, कौन सा R है देखिए, यहां पे इस तरफ जब जाएगा तो R12, तो R12 का क्यूब इनटू R वेक्टर, कौन सा R वेक्टर तो 1 2। अब देखिए यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर लिख सकते हैं कि F वेक्टर 2 1 इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, और R12 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी हम लोग R12 का वैल्यू निकाले हुए हैं, हम लोग का R12 का वैल्यू है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इंटू, यहां पे इंटू में R12 का फिर से वैल्यू, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हम लोग का निकल गया F2 का वैल्यू, मींस Q1 Q2 पे कितना बल आरोपित कर रहा है, तो Q1 मींस ये Q1 इस पे कितना बल आरोपित कर रहा है, तो F21 बल आरोपित कर रहा है जिसका वैल्यू के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब हम लोग निकालते हैं F वेक्टर 1 2, तो सेम फॉर्मूला के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर 1 2 जो था, यहां पे R बदलकर 1 2 के जगह पे देखिए जब इधर से इधर का बात करेंगे तो ये हो जाएगा R21, तो R21 और इसका क्यूब इंटू R वेक्टर 2 1। फिर यहां से हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, R21 का वैल्यू देखिए, R21 का वैल्यू हम लोग के पास ये है, तो F वेक्टर 1 2 इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 यहां से हम लोग लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये निकल गया हम लोगों का, तो ये हम लोगों के पास आ गया बल F21 का वैल्यू, ये हम लोगों के पास आ गया F12 का वैल्यू। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये बिंदु आवेश इस पर कितना बल क्रियाशील कर रहा है, तो ये बिंदु आवेश इस पर इतना बल क्रियाशील कर रहा है, और ये बिंदु आवेश इस पर कितना बल क्रियाशील कर रहा है, तो ये बिंदु आवेश इस पर इतना बल क्रियाशील कर रहा है। और दोनों ही बल का दिशा किधर है, दोनों ही बल का दिशा, इस बल इसके कारण इस बल की दिशा इधर है और इस बल के कारण इसकी दिशा इधर है, क्योंकि दोनों के बीच क्रियाशील रेखा मींस दोनों को मिलाने वाला रेखा के अनुदिश ही होता है। तो यहां से हम लोग क्या पाए, यहां से हम लोग दोनों ही बल को आसानी से निकाल पाए स्थिति सदिश के रूप में। अब देखिए अगर यहां पे हम लोगों का माध्यम ये जिसमें रखा हुआ है, ये माध्यम अगर हवा होता तो इस K के जगह पे, इस K के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते थे, इस K के जगह पे लिख सकते थे F वेक्टर 2 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर 2 माइनस R वेक्टर 1
क्यूब इंटू आर वेक्टर 2 माइनस आर वेक्टर 1 मीन्स F21 का वैल्यू हम लोग इतना लिख सकते थे। और ठीक इसी तरह इसका भी वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते थे, जब हवा होता तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इसका क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो जब हवा होता तो इनके बीच हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, और हवा ना होकर कोई और मीडियम होता तो सिर्फ हम लोग एप्सिलॉन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये रहा हम लोगों का कूलम का नियम का स्थिति सदिश निरूपण। अगले क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे आपका विद्युत क्षेत्र के बारे में, और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड और भी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, विद्युत द्विध्रुव के बारे में भी जानेंगे। तो